नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी पेडागोजी के कुछ सवाल लेके। आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस सीरीज में देखा 2014 का पेपर, 2018 का पेपर। तो 2018 का पेपर का जो है लास्ट आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी का जो सेकेंड वाला हिंदी होता है लैंग्वेज 2। क्योंकि लैंग्वेज 1 में हम लोगों ने हिंदी था वो कर लिया है, अभी ये लैंग्वेज 2 है। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए अगर नए हैं तो। देखिए लैंग्वेज 2 का जो है, लैंग्वेज 2 आपका हिंदी का, उसका आपका जो है क्वेश्चन है पेडागोजी के सवाल। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं हिंदी पेडागोजी के सवाल। पहला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन बी व्यवहार सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है संज्ञानवादी, ऑप्शन डी है व्यवहारवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समाज सांस्कृतिक। आपको जब आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके सिद्धांत को जो है सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, वाइगोत्स्की द सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव नाम से ही उनका जो है सिद्धांत है। ठीक है, तो ये याद करने में आपको परेशानी होगा। अगर आपको उनके सिद्धांत का नाम याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। व्यवहार सांस्कृतिक नहीं होगा, समाज सांस्कृतिक होगा, सोशियो कल्चर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बहुभाषिक कक्षाओं में घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। ऑप्शन बी, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। ऑप्शन सी है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। और ऑप्शन डी है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा सी, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। अब देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझने का प्रयास करते हैं। बहुभाषिक कक्षा मान लीजिए बहुत सारे भाषा बोली जाती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? यानी जो बहुत सारे भाषाएं हैं वाली कक्षाएं, बहुभाषिक कक्षा यानी अलग अलग स्थान से अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए मान लीजिए उनकी स्थान की भाषा को, जो उनके घर की भाषा है उसको स्थान देने के लिए आप कौन सा कार्य प्रभावी करेंगे? तो बाकी सारा तो ठीक है, हिंदी भाषा के शब्दों को लिखो, हिंदी भाषा ये सब लिखे। तो इससे बाकी सारा हिंदी भाषा के शब्द लिखो, कहानी लिखो, अपनी शब्दों में कहानी को सुनाओ, जो भी बात करो, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, हिंदी प्रमोट होगा, ना कि उनकी भाषा। ठीक है, और ये जो है थर्ड नंबर ऑप्शन, इसमें जो है कह रहा है क्या कि अपनी पसंद में, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। इससे उनके, एक तो उनकी लैंग्वेज, जरूरी थोड़ा कि उनकी लैंग्वेज हिंदी ही हो, तो एक तो उनकी लैंग्वेज प्रमोट होगी, उनकी लैंग्वेज को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, वो अपने पसंद का कोई गीत गाएंगे अपने भाषा में, तो एक तो उनकी भाषा को भी जो है महत्व दिया जाएगा, उनके स्थान में स्थान दिया जाएगा। दूसरा, उनके जो जो पकड़ है भाषा पे वो भी आपको पता चल पाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमारा, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न जो है सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन, झूरी के बेलों का नाम बताएं, सॉरी झूरी के बैलों का नाम बताएं। ऑप्शन बी, गया कैसा व्यक्ति था। ऑप्शन सी, हीरा समझदार था या मोती, क्यों। ऑप्शन डी, झूरी के कितने बैल थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा समझदार था या मोती। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए हिंदी भाषा का आकलन करने का क्या मतलब है कि उनकी कल्पना शक्ति, उनकी समझ, वो अपने शब्दों में कैसे लिख पाते हैं, ये चीज़ों का। अब झूरी के बैलों का नाम बताइए प्रश्न करेंगे, तो झूरी के बैल का क्या नाम था? हीरा और मोती। ठीक है, आपको पता है, तो आप जो है प्रश्न को सीधे जो आंसर है आप एज इट इज उतार दोगे, झूरी के बैलों का नाम हीरा और मोती था। ठीक है,
फिर गया कैसा व्यक्ति था, तो गया बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, ऐसा करके बुक में लिखा हुआ है। तो आप जो बच्चा पढ़ेगा सेम उतार देगा, उसमें उसका अपना थॉट कहाँ पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन झूरी के कितने बैल थे, झूरी के 2 बैल थे, पता चल जाएगा 2 बैल थे, उसने एज इट इज उतार दिया। उसका कल्पना शक्ति, उसकी सोच, उसका लिखने की क्षमता, उसकी भाषाई क्षमता पे पकड़ कैसे पता चला, नहीं पता चला। लेकिन जब हीरा समझदार है या मोती लिखेगा, और क्यों, आखिर समझदार क्यों था, तो वो अपना थॉट प्रोसेस लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा और कल्पना करके लिखेगा। हीरा समझदार था या मोती, तो मान लीजिए हीरा समझदार था या मोती समझदार था, जो भी बुक में है वो आप वो बच्चा लिखेगा। उसके बाद से क्यों था, ये लिखने के लिए उसको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, और उसके जो भाषा पकड़ है, उसने कितने ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ा है और उससे क्या सीखा है, ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। ऑप्शन बी है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन सी है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन। ऑप्शन डी है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। तो हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य है? आकलन का उद्देश्य है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, ठीक है, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? ये प्रश्न मैंने इसी पेपर में मैंने शायद कराया है, या फिर जो आगे कोई प्रश्न है, कोई पेपर मैंने कराया था इसके पहले 2014, उसमें मैंने शायद ये प्रश्न कराया हुआ है, मुझे ध्यान है कि मैंने कराया हुआ है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न जो है पढ़ने, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है तीसरी कक्षा का, वो पढ़ते समय शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, तो क्यों, जो है उससे क्या कहेंगे? ऑप्शन है हम लोग का, उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ऑप्शन बी है वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ऑप्शन नंबर 3 है उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। ऑप्शन डी उसे पढ़ना नहीं आता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, वह जो है अर्थ की खोज में जो है पुनरावृत्ति करता है, यानी कि जो शब्दों को बार बार पढ़ता है, मान लीजिए पढ़ते समय, तो इसका मतलब है कि वो शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग भी देखते हैं कि अगर कोई चीज़, मान लीजिए आप भी पढ़ते हैं, अगर आपको कोई शब्द का, वर्ड का अर्थ नहीं पता होता है, तो आप एक बार फिर से उसको फ्लो के साथ पढ़ते हैं, जिससे कि उस कॉन्टेक्स्ट में उस शब्द का अर्थ पता चल जाता है। आपको भले ही उस शब्द का अर्थ पता हो नहीं, लेकिन आपको उस लाइन में, उस जो है वाक्य में उस शब्द का क्या, उस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या अर्थ है, ठीक है, ये पता चल जाता है। उससे आप आइडिया लगा करके आप उस शब्द का अर्थ बता पाते हो, ठीक है। तो ऐसे ही वही करने के प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है भाषा का आकलन। ऑप्शन बी भाषा शिक्षण पद्धति। ऑप्शन सी भाषा का परिवेश। ऑप्शन डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, जहाँ भी बुक और ये आ जाए, ठीक है, बुक या रटने से संबंधित हो, उस प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या कम सबसे महत्वपूर्ण क्या है, या कम सबसे क्या है, तो आप जो भी रटने वाले हो ऑप्शन, या फिर बुक से रिलेटेड हो, ठीक है, वो चीज़ें जनरली नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी भाषा के पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जरूरी नहीं है कि भाषा की पुस्तक से ही हम लोग सीखेंगे भाषा, ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण यही है। बाकी भाषा का आकलन कितना सीखा ये तो जरूरी है। भाषा शिक्षण पद्धति, यानी किस पद्धति से सिखा रहे हैं, और भाषा का परिवेश, यानी परिवेश आसपास जो उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही ना वो बच्चा भाषा सीख पाएगा। इसके अलावा समाज वगैरह से वो बच्चा सीखता है, ये तो नहीं कि बुक से ही वो भाषा सीखेगा, नहीं, पाठ्य पुस्तक से वो सीखेगा ऐसा नहीं है। वो नॉर्मली बातचीत करते हुए अपने समाज, अपने परिवार से वो सीख लेता है, ठीक है, उसको वैसा परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो वो सीख लेता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। ऑप्शन देखेंगे क्या है? ऑप्शन 1 है विषमताओं और सराहना। ऑप्शन बी विविधता और सराहना। ऑप्शन सी है हमारा सराहना और विविधता।
ऑप्शन डी है जटिलता और साहित्यिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विविधता और सराहना। देखिए अब हम लोग समझने का करते हैं। भाषा शिक्षक बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें, ठीक है, और जो है समृद्ध साहित्यिक परिवेश जो है उसको देखें। जो समृद्ध साहित्यिक परिवेश है उसको सराहना की दृष्टि से देखें। मान लीजिए एक भाषा शिक्षा को बिल्कुल वो किसी खास भाषा के प्रति वो बायस्ड नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर आप हिंदी के शिक्षक हो तो सिर्फ आप हिंदी वाले बच्चों को ही एप्रिशिएट करोगे, उनको ही प्रोत्साहन दोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उसको अच्छी दृष्टि से कहोगे हाँ हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, इंग्लिश खराब भाषा है, या फिर संस्कृत, मान लीजिए आप भाषा करो तो संस्कृत खराब भाषा है, और संस्कृत के टीचर हो तो संस्कृत के को महान बताओगे, बाकी इंग्लिश और हिंदी खराब भाषा है। ऐसा नहीं है, आप सारी भाषाओं को जो है विविधता, भारत जो विविधता का देश है, तो आपको भाषाओं को जो है उसको देखना होगा, उसको भाषाओं को जो है विविधता की दृष्टि से देखना होगा, भारतीय भाषाओं को, सभी भारतीय भाषाओं को, और उसको सराहना भी करनी होगी, उसके जो साहित्य हैं उन सब की सराहना करनी होगी, तभी आप एक अच्छी भाषा शिक्षक जो है बनने के लिए योग्य हैं, और आप भाषा शिक्षक बन सकते हैं भी हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? ऑप्शन है बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी है बच्चों को कविता में 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। और ऑप्शन डी है हमारा बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। अब देखिए इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों होगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि पहली कक्षा में के जो बच्चे हैं उनको कविता गायन के बाद आप क्या कहेंगे। मानिए कोई कविता का गायन कराएं, ठीक है, या गायन किए, ठीक है, कविता सुनाएं, और उसके बाद से आप उनसे आप यही कहते हैं कि वही कविता दोबारा सुनाइए, चाहे कुछ भी ऐसा टाइप का प्रश्न कि कविता से आधारित प्रश्न पूछेंगे, 5 शब्द बताने कहेंगे, ठीक है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अब आप क्या करना जरूरी है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आपको देखिए बच्चों से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपने पसंद की कोई कविता सुनाएं। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बहुभाषिता वाला प्रश्न था उसमें है, तो उसमें भी यही बताया गया था कि देखिए जरूरी तो नहीं कि बच्चा आपने कविता गान कराया तो वो कविता उसको याद ही हो, उसको भाषा का कितना नॉलेज, इसके लिए जरूरी तो नहीं कि वही कविता सुनाएगा तो उसको पता चलेगा, आपको पता चलेगा, नहीं ना, उसको कोई भी कविता पता है उससे वो चीज़ पूछ लीजिए कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की। अलग अलग भाषा क्षेत्र से अलग अलग बच्चे आते हैं, हो सकता है तो उनको अपने क्षेत्र की तो कविता याद होगी, वो उसका पाठ करें, उसका सुनाएं। इससे क्या हो, जरूरी तो नहीं कि आप जो आपने जो कविता सुनाया वो ही सुनेंगे, वो वही सुन के उसको सुनाएंगे आपको, तो भाषा का ज्ञान सीखेंगे नहीं। इससे उनकी भाषा पे कितना पकड़ है, इसलिए अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, इससे जो है उनको बूस्ट भी मिलेगा और भाषा पे जो है भाषा का आकलन भी हो पाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखने का कौशल कुछ इस सीमा तक हो कि वे ऑप्शन कहानी, छोटी कहानी लिख सकें, ऑप्शन बी विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, ऑप्शन सी मानक वर्तनी में लिख सकें, ऑप्शन डी सुंदर अक्षरों में लिख सकें। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप सबको पता है कि कोई एक उद्देश्य ना होना चाहिए कभी भी फिक्स, ठीक है। भाषा का उद्देश्य आपको जो है सक्षम बनाना, जो है संवाद स्थापित करने लायक बनाना है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उद्देश्य है कि लिखने का कौशल जो है इस सीमा तक होना चाहिए कि वे अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ति कर सके, ना कि सिर्फ जो है कहानी लिख सके, मानक वर्तनी लिख सके, सुंदर अक्षर लिख सके, ये सभी जरूरी हैं, लेकिन अगर आप विभिन्न उद्देश्यों को लिख सकें इसके लिए अगर है तो उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी, छोटी कहानी, सुंदर अक्षर, वर्तनी वगैरह सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि उसका कोई एक उद्देश्य नहीं रहेगा, ठीक है, आप कोई एक सीमा में नहीं बांध के रखोगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे ऑप्शन व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, ऑप्शन बी कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, ऑप्शन सी कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें, ऑप्शन डी अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि कही या लिखी हुई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से जो है परख सके, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या प्रश्न कर रहा है। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ प्रश्न को रटाना नहीं है, क्वेश्चन करा के निकल जाना नहीं है, आपको जो है प्रश्न को समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप समझ नहीं रहे हो प्रश्नों को तो प्रीवियस ईयर करने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको प्रश्नों को डिस्कस करें, समझेंगे, जिससे जो है उससे जो निकलने वाले प्रश्न है, कितने बार ऐसा हुआ है कि आप जब मैं आगे प्रश्न कराऊंगा तो आप देखेंगे कि 2016 वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, 2016 वाले प्रश्न उसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको 2019 में आ गए। 2019 के जो दिसंबर वाला पेपर हुआ था उसको भी मैं जब कराऊंगा तो आपको देखेंगे दोनों प्रश्नों को आप टैकल करेंगे, आपके पास पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप वीडियो के माध्यम से भी आप देख ही रहे हैं, तो टैकल करेंगे, देखेंगे कि जब कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें से डायरेक्ट उठा कर एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, जब मैं सारा प्रीवियस ईयर का करा दूं आपको, तो आप समझे रहोगे तो हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन कुछ छेड़छाड़ करके, कुछ अदल बदल करके, लेकिन या फिर सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको उस चीज़ समझना जरूरी है, ना कि क्वेश्चन मैक्सिमम करके निकल गए ज़्यादा से ज़्यादा और आपको समझे ना क्वेश्चन को, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है कि कही या लिखी बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। यानी कि मान लीजिए अगर मैं हिंदी भाषा है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि मैं अगर कोई चीज़ हिंदी में अगर आपको पढ़ा दे रहा हूँ या फिर आप ही पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो बच्चा जो है उस चीज़ को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, ठीक है, तभी तो वो जान पाएगा कि हाँ ये सही सही पढ़ाया गया है या सही बताया गया है या नहीं। ठीक है, उस चीज़ को परख सके वो, कि आलोचनात्मक दृष्टि से वो कमी निकाल सके, गलती निकाल सके। गलती निकालने का मतलब ही यही है कि वो चीज़ पे उसका पकड़ हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं, ऑप्शन हिंदी भाषा का सौंदर्य और अंचलिका, ऑप्शन सी हिंदी भाषा के मानक वर्तनी, ऑप्शन डी हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और अंचलिका, इस पे हम लोग जो बल देंगे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पहली कक्षा के हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सर्वाधिक महत्व देंगे, सबसे अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन नाटक, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी है कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है कहानी को हम लोग जो है सबसे अधिक महत्व देंगे। अब क्यों होगा इसको देख लेते हैं। देखिए, पहली कक्षा का बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको उतनी समझ नहीं होती है, उसको जो भी चीज़ें होती हैं, आप देखते होंगे बच्चे अपने दादा नानी की कहानी, दादाजी नाना जी से या दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से ही उनको शिक्षा दी जाती है, समझाया जा सकता है। कोई ज्ञान देना हो तो कहानी के माध्यम से देना सरल होता है। इसलिए कहानी का पहली कक्षा के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्री एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं, उनको जो है कहानी कथन विधि का भी काफ़ी उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चे एक्टिव हो ना हो, उसमें एक्टिव थोड़े बहुत उसमें बच्चे एक्टिव भी होते हैं, लेकिन कहानी कथन विधि से जो है अधिगम होता है वो ज़्यादा प्रभावी भी होता है, क्योंकि बच्चे जो है छोटे होते हैं उनको कहानी में इंटरेस्ट होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग पहली कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मान लीजिए, तो उसमें सबसे अधिक कहानी को महत्व देंगे, ताकि कहानी के माध्यम से वो सीख सके, भाषा को जो है विकास उनमें अच्छे प्रकार से हो सके। क्योंकि वो अभी इतने बड़े नहीं होते कि नाटक और निबंध और डायरी को अच्छे से समझ सके, लेकिन कहानी वो बचपन से सुनते आते हैं, अपने दादा नानी से सुनते आते हैं, अपने घर वालों से सुनते आते हैं, तो उनको कहानी में रुचि होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग महत्व देंगे कहानी को। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन है हमारा शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी है अर्थ, ऑप्शन डी है अक्षर। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्थ। तो इसका बताने की जरूरत है क्या, डिस्कस करने की जरूरत है कि देखिए, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, यानी कि पढ़ते समय जो है जो चीज़ पढ़ा जाता है
वो अर्थ के लिए हो, यानी कि पढ़ने का जो है मूल उद्देश्य ही यही है कि पढ़ने का, अगर आप पढ़ रहे हो भाषा में, खास करके भाषा की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसका अर्थ ना समझ सको, इससे प्रश्न भी आते हैं कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है, प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो पढ़ के उसका अर्थ समझ सके, यही उद्देश्य है। तो पढ़ने का प्रारंभ ही यही हो कि अगर मान लीजिए वो पढ़ रहा है तो पूरा पूरा 4 पेज पढ़ जा रहा है एक ही बार में, ऐसे ऐसे पढ़ जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है। पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ ले रहा है, वो जरूरी नहीं है। पढ़ रहा है, दो दो पंक्ति पढ़ रहा है, लेकिन दो पंक्ति का अर्थ समझ रहा है, वो जरूरी है, ठीक है। पहले प्रश्न में पढ़ेंगे, बाकी 15 में जो है यहाँ हम लोग का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन बी, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ऑप्शन डी, यह सहज प्रक्रिया है। तो देखिए, जैसे कि मैंने इसके पहले 2014 वाला जो प्रश्न कराया था, उसमें भी कराया था कि भाषा जो अर्जन किया जाता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, वो जो है आपको जो है वो एक सहज प्रक्रिया है, वो पैसिव प्रोसेस है, ना कि वो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। वो बच्चे एक्टिव होकर नहीं सीखते, ठीक है। अगर लैंग्वेज जो सीखना है, ठीक है, यानी लर्निंग करना हुआ लैंग्वेज को, वो जो है एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जो एक्विजिशन हो वो पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि वो एक सहज प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये जो है एक सहज प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, और बच्चों के नियमों को ना सिखाया जाता है। तो भाषा जो अर्जन होता है उसमें क्या होता है कि एक जो है यह एक सहज प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा, कौन सा उचित नहीं है ये बोल रहा है आपको। देखिए, मैं खुद यहाँ पे दिमाग से मेरा निकल गया, क्या उचित नहीं है ये बोल रहा है। आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है। एक्चुअली में आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो जो है मैं जानबूझ के आपको करता हूँ ताकि आप जो है देख सको कि आप कॉन्शियस हो कि नहीं। और आपको पता है कि आपको प्रश्न के उत्तर, हर प्रश्न के उत्तर आपको ऑप्शन वीडियो पॉज करना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना है कि 141 का सी, 141 का डी, या 140 का डी, 1838 का जो है सी, ऐसे करके आप लोग, आपको जो आंसर लगता है वो आपको लिखना है। उसके बाद से आप आंसर देखोगे कैसे होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं वाला है। तो भाषा अर्जित करने के संबंध में क्या कथन उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि यह बच्चों को जो है नियम बनाना सिखाया जाता है। भाषा अर्जन करने में नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है, बच्चे सहज प्रक्रिया होती है सीख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे, और हमारा लास्ट प्रश्न है, क्योंकि जो है 15 ही क्वेश्चन होते हैं आपको, और 15 क्वेश्चन आपको जो है पैसेज दिए गए रहते हैं, वहाँ से सॉल्व करना होता है। तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन शब्द ज्ञान, ऑप्शन बी वाक्य संरचना, ऑप्शन अर्थ की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी है अक्षर ज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी। आपको तो पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन जो है सी क्यों होगा, क्योंकि अर्थ की अभिव्यक्ति, जो है लिखना सीखने में अर्थ की अभिव्यक्ति जरूरी है। क्योंकि देखिए, शब्द संरचना, वाक्य संरचना और अक्षर ज्ञान सब जरूरी है, लेकिन अगर आप अर्थ नहीं बता पा रहे हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ को लिख रहे हो, उस चीज़ का अर्थ अगर आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो अपने वाक्य, अपने लिखने से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उस भाषा शिक्षण में, या फिर उस आपको भाषा पे, यानी कि आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है, क्वेश्चन समाप्त होगा। लास्ट में अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जो है देखिए, आप जो पैसेज सॉल्व करते हैं तो ऐसे नहीं होता है कि आपका प्रश्न जो है, आप जब जाओगे एग्जाम में डायरेक्ट जाओगे, आप सोचते ही होगे अरे पैसेज है इसमें से ढूंढ करके लिख लेना है, क्या बड़ी बात है, कल हो जाएगा। बड़ी बात है, देखिए क्या है, क्या अगर आप, कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है, तो प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट जाएंगे, हो सकता है आपके प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। 15 प्रश्न होते हैं, अगर 15 में से 2 पैसेज दिया गया रहता है, अब पैसेज बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। पहला पैसेज तो खासकर जो गद्यांश वाला होता है वो तो बहुत लंबा होता है, तो लंबा होता है तो आप थोड़ा सा ऊब जाते हो, पहली बार तो ऊब जाते हो, क्योंकि आपको 2.5 घंटा उसी में बैठ करके सर खपाना होता है, पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका दिमाग ऑलरेडी फूक चुका होता है, दिमाग ये हो चुका रहता है। अब आप जो है
उस पैसेज को सॉल्व करने जाओगे, क्वेश्चन गलत कराते हो। 15 में से आपके 15 सही होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं। आप सोचो आसान है, छोड़ देते हैं, नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको डेली एक पैसेज हिंदी का और एक पैसेज इंग्लिश का अभी से जुट जाइए, पैसेज को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, आपके पास 1 हफ्ता है, 10 दिन है, 15 दिन, जितना दिन आपके पास समय हो, एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 15 दिन पहले से आपको पैसेज का जो है, अगर आप पहले से करा रहे हो, 1 महीना टाइम है, अगर आप आराम से कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो प्रैक्टिस तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट बना रहे हो ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी बना रहे हो, लेकिन अलग से एक टाइम फिक्स करो कि 10 मिनट मैं समय दूंगा। ठीक है, 10 मिनट मैक्सिमम समय लूँगा अपना, और उसमें मैं दोनों पैसेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करूँगा, या फिर मैं 5 मिनट समय लूँगा। अपना टाइम फिक्स करिए कि क्या समय कर सकते हैं, बेहतर समय घटाते जाइए धीरे धीरे। ठीक है, और पैसेज को मैं सॉल्व करूँगा। इससे क्या होगा कि आपको पैसेज सॉल्व करने की आदत बनेगी, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होंगे। यहाँ पे पहले आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको सही होना शुरू हो जाएगा। और पैसेज कहेंगे कि कहाँ से उपलब्ध होगा, तो पैसेज आपको प्रैक्टिस सेट में होंगे, वो सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन आप मोबाइल पर सर्च कीजिए, सीटेट के लिए पैसेज मिल जाएंगे आपको, वहाँ से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सॉल्व कीजिएगा, आपको 10 मिनट दीजिए अपना, इससे आपको 15 मिनट जो है आपको जो एग्ज़ाम में बचेंगे, आपको जो है गेन करिएगा, 15 मार्क्स आपको गेन होंगे। ठीक है, 10 मिनट घर पे अगर आप डेली देते हैं तो 15 मार्क्स आपके पॉकेट में आराम से, 15 नंबर हिंदी का और 15 नंबर इंग्लिश का, यानी 30 नंबर आपके पॉकेट में ऐसे ही हैं। तो चलिए, आप उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।